हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12 को हिस्ट्री को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है फर्स्ट। और इस चैप्टर का टॉपिक है ईंट मानके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ईंट के बारे में, मनके और अस्थियाँ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता केवल भारत की ही नहीं थी, बल्कि संपूर्ण विश्व की एक कांस्यकालीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी विख्यात है। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो पूरे विश्व की कांस्यकालीन सभ्यता में एक महान सभ्यता थी ये हड़प्पा सभ्यता। और यह सभ्यता एक सुविकसित नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार की सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता थी और कांस्य युगीन सभ्यता थी। दो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बनता है। और मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी हड़प्पा सभ्यता। जिस प्रकार से मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आप लोगों ने जाना होगा, और तो उसी के समकालीन इसको माना जाता है हड़प्पा सभ्यता को भी। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन ही ये हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। तो इस सभ्यता का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। पश्चिम भाग में, भारत का पश्चिम उत्तर भाग में, पश्चिम और उत्तर भाग में हुआ इसका उदय। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दया राम साहनी, इनका पूरा नाम है, और माधो स्वरूप वत्स ने पंजाब के माउंट गुमरी जिले के हड़प्पा, आधुनिक अभी ये जो हड़प्पा स्थल है वो पाकिस्तान में चला गया है। तो ये हड़प्पा नामक स्थान पर उत्खननों को प्रारंभ करके वहाँ एक प्राचीन सभ्यता का अवशेष खोजे। और अगले ही वर्ष पहले 21 में राय बहादुर दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स दोनों मिलकर के इसकी खोज की। और फिर अगला वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर कुछ प्राचीन अवशेष को ढूंढ निकाला था। जो अवशेष थे उसको निकाला था। अगले साल दूसरे साल में ही 21 में राय बहादुर दयाराम साहनी, माधो स्वरूप वत्स दोनों मिलकर के माउंट गौरी जिला में हड़प्पा की खोज की, जो अभी पाकिस्तान में है। और 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज किया गया। मोहनजोदड़ो का खोज किया गया, मोहनजोदड़ो नामक स्थान का खोज किया गया। और दोनों स्थलों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों से मिली जो मुहर मिली है, और उसमें ठप्पे, लिखित लिपि और कलाकृतियाँ एक जैसी थी, दोनों का, हड़प्पा का भी और मोहनजोदड़ो का भी। तो हड़प्पा का मोहर और मोहनजोदड़ो का मोहर दोनों एक ही जैसी थी, वो दोनों की कलाकृति एक ही जैसी थी। तो विद्वानों ने इसे सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम भी दिया हड़प्पा सभ्यता को। तो हड़प्पा सभ्यता के एक और नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है इसको। और सामान्यतः इस संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों के द्वारा किया गया था, और इसको इस संदर्भ में किया गया था जो एक विशेष शैली के होते हैं तथा एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र एवं कालखंड से संबंधित होते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में मुहरे, मनके, बाट और पत्थर, ईंट, मनके और अस्थियाँ जो है, तो मुहरे इसमें हो जाएगा मुहर, और मनके और बाट और पत्थर के फलक और पकी हुई ईंट, इन विशेष पूरा वस्तुओं के अंतर्गत ये आती है हड़प्पा सभ्यता। तो राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो और राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा को खोजा गया। 21 में हड़प्पा को और 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो को खोजा गया। तो इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है हड़प्पा को। और क्योंकि प्रारंभ में अनेक बस्तियां सिंधु घाटी नदी जो है और उसकी सहायक नदियों के मैदानों में पाई गई इसकी बस्तियां, तो इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे इसकी बस्तियां
बस्तियां को पाया गया, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि ये हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्यकालीन सभ्यता थी, और इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे इसकी बस्तियां मिली है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता किया गया, के नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और हड़प्पा को दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में खोज की गई, और राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो को खोज की गई 1922 ईस्वी में। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये सब जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बाद के वर्षों में अनुसंधानों और से स्पष्ट हो गया कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी की सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब और गुजरात जैसे इलाकों तक फैली हुई थी। तो विद्वानों ने सभ्यता के सबसे स्थल हड़प्पा के आधार पर इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता कर दिया। तो यहाँ पर आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो ये जो पुरातत्व विज्ञान में यह परंपरा है कि जब किसी प्राचीन सभ्यता का वर्णन किया जाता है, किसी प्राचीन सभ्यता का डिस्क्राइब किया जाता है, तो उस स्थान के आधुनिक नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है, जहाँ से उसके अतिरिक्त, जहाँ से उसके अस्तित्व का सबसे पहले पता लगता है। तो ये है हड़प्पा सभ्यता। तो सभ्यता का काल कि हम लोग सभ्यता का काल के बारे में हम लोग जानेंगे कि सभ्यता का काल का क्या समय है। तो सर्वप्रथम इस सभ्यता का काल निर्धारण मुख्य रूप से मेसोपोटामिया में उर और कीस नामक स्थानों से प्राप्त हड़प्पाई मुद्राओं के आधार पर किया गया था। सबसे पहले उर और कीस, ये जो दो जगह है, दो स्थान है, वहाँ से हड़प्पाई मुद्राओं के आधार पर इसका काल को निर्धारण किया गया। और इस आधार पर मार्शल के विचार अनुसार यह सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक फलती फूलती रही। व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 यानी 2500 से 1500 ईसा पूर्व किया। और कालांतर में काल निर्धारण की रेडियो कार्बन विधि का आविष्कार होने पर इस सभ्यता का काल निर्धारण पहले के काल निर्धारण से कुछ अलग रहा। पूर्व हड़प्पाई चरण जिसको बोलेंगे, या फिर उसको आरंभिक हड़प्पा काल को लगभग 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक का काल को माना गया। और परिपक्व अथवा पूर्ण विकसित हड़प्पा काल को लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। तो ये 3250 और 2750 ईसा पूर्व तक जो हड़प्पा सभ्यता फलती फूलती रही, वो रेडियो कार्बन विधि का आविष्कार जब हुआ तो उसको सभ्यता का काल का निर्धारण इस प्रकार से हुआ, जैसे कि 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक का एक काल को पूर्व हड़प्पाई चरण कहेंगे, या फिर आरंभिक हड़प्पा काल इसको कहेंगे, इस युग को। तो ये था। और ये हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण किया गया। विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि संभवतः आरंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता जो है मध्यक्रम भाग था, क्योंकि इस क्षेत्र में परिपक्व अथवा विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले ही अनेक संस्कृतियों के अस्तित्व में होने के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए पुरातत्वविदों को मानना था कि आरंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के मध्य का क्रम जो है कुछ भाग था। तो इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि बीसी जो हिंदी में ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है, जैसे हम हड़प्पा काल का निर्धारण जो समय का निर्धारण किए 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, तो ईसा पूर्व को बीसी से इंडिकेट किया गया। हिंदी में इसको ईसा पूर्व कहा गया, यानी बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। ये अंग्रेजों के द्वारा नाम दिया गया था बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व से है। और कभी कभी आप इसको देखे होंगे एडी के रूप में इसको लिखते हैं। तो एडी का मतलब हुआ एनो डोमिनी, ये लैटिन शब्द है। तो ये ईसवी पूर्व को अंग्रेजी में बीसी
अर्थात बिफोर क्राइस्ट इसको कहेंगे, ईसा से पहले का तिथि को बोलेंगे, इसको ईसा पूर्व जिसको बोलते हैं लिखा जाता है। तो ईसा पूर्व मतलब ईसा के पहले का तिथि, ईसा का जन्म नहीं हुआ था, जन्म से पहले का तिथि हम इसको बोलेंगे, ईसा मसीह के जन्म से पहले का तिथि ईसा पूर्व उसको बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट जिसको बोलेंगे, बीसी जिसको बोलेंगे। तो इसमें आजकल के विश्व में लगभग सभी देश अपनी घटनाओं का लेखा जोखा रखने के लिए पश्चात जगत की कालक्रम पत्ति का अनुसरण करते हैं, और इसके अनुसार ईसा के जन्म से पहले की घटनाओं को बीसी अर्थात इसको बिफोर क्राइस्ट कहेंगे, अर्थात ईसा पूर्व के अंतर्गत रखा जाता है। और ईसा के जन्म के वर्ष के काल की गणना एडी यानी कि एनो डोमिनो से की जाती है। तो एनो डोमिनो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उस समय से इसको बोला गया एनो डोमिनी, एडी जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इस चैप्टर का, जिसको आजकल एडी के स्थान पर सी कहा जाने लगा, अर्थात सी का मतलब हुआ कॉमन एरा, और बीसी के स्थान पर बीसीई, बीसी के स्थान पर बिफोर क्राइस्ट के स्थान पर बीसी अर्थात बिफोर कॉमन एरा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बीसी के स्थान पर आजकल क्या हो गया है, बिफोर कॉमन एरा बीसीई, तो इसका प्रयोग किया जाने लगा है। और बीपी अर्थात बिफोर प्रेजेंट के लिए हिंदी में इसको वर्तमान में अभी इसको शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इस चैप्टर का, और इसको ध्यान रखना है। कॉमन एरा क्या है, बिफोर कॉमन एरा, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बिफोर प्रेजेंट है जो इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए, ईसा पूर्व, सी के लिए तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आप इस मानचित्र को देख सकते हैं, आप इस मानचित्र को देख सकते हैं, और देखिए कि सभ्यता का विस्तार का और इसका प्रमुख केंद्र क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता थी, जैसा कि हमने पहले बताया, और इसके अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भाग ही नहीं था, बल्कि ये गुजरात, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। तो इस प्रकार इसका विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर के मकरान समुद्र तट से लेकर के उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। और यह संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। इसका अगर हम इस प्रकार से है, इसका आकार इस प्रकार से है, त्रिभुज का आकार का है, इस तरह से इसका बनता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 12,50,000 वर्ग किलोमीटर है। और इस प्रकार सभ्यता का कुल भौगोलिक क्षेत्र मिस्र की सभ्यता के क्षेत्र से 20 गुना, मिस्र की जो सभ्यता के क्षेत्र थी उससे 20 गुना, और मिस्र तथा मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं के सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना। अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता दोनों को मिला दें तो उससे भी 12 गुना बड़ा था ये हमारी हड़प्पा सभ्यता। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी उससे मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों मिलाकर के 12 गुना बड़ा। और अगर अकेले मिस्र की सभ्यता की अगर हम बात करें तो मिस्र की सभ्यता से इसका क्षेत्रफल 20 गुना अधिक था, यानी लगभग इसका क्षेत्रफल है 12,50,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है हड़प्पा सभ्यता। तो 1947 में भारत विभाजन के समय तक हड़प्पा सभ्यता की केवल 40 बस्तियां का ही पता लग पाया था, किंतु आज इसकी सभ्यता से संबंधित लगभग 1400 बस्तियां का पता लग चुका है। 1400 बस्तियां लगभग। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से फैला हुआ है मांडा, झेलम, चेनाब, सतलज नदी, हड़प्पा। हड़प्पा पश्चिम पंजाब में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे पर स्थित था। रावी नदी किनारे हड़प्पा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। हड़प्पा कहाँ स्थित था? रावी नदी के किनारे ये स्थित था।
हड़प्पा। और इसके आकार तथा यहाँ उपलब्ध वस्तुओं की विविधता के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह नगर विस्तृत सिंधु सभ्यता के उत्तरी भाग की राजधानी रहा होगा। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा नगर है, ये विस्तृत सिंधु सभ्यता के उत्तरी भाग की राजधानी रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। किसके आधार पर? इसका आकार के आधार पर, इसका आकार और यहाँ पर जो उपलब्ध वस्तु हुई, जो यहाँ से जो वस्तुएं मिली, उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि यह नगर विस्तृत सिंधु सभ्यता के उत्तरी भाग की राजधानी रहा होगा। और हड़प्पा कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के मध्य स्थित था, जो इसे मध्य एशिया, अफगानिस्तान और जम्मू से जोड़ते थे। मध्य एशिया से और अफगानिस्तान से और जम्मू से इसको जोड़ते थे, जो व्यापार का ये मार्ग रहा होगा। तो सिंधु घाटी नदी के तट पर बसे सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। मोहनजोदड़ो को, ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती थी मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला इसको बोला जाता है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला के नाम से भी जाना जाता है इसको, मोहनजोदड़ो को। तो ये अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में चला गया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो ये मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती थी उस मोहनजोदड़ो। और इस नगर की खुदाई में मिट्टी की 7 परतें मिली थी। मोहनजोदड़ो में मिट्टी की 7 परतें मिली थी इसकी खुदाई में, और जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यह नगर 7 बार उजाड़ा गया और बसाया गया। ये 7 जो परत मिला मिट्टी का मोहनजोदड़ो खुदाई से, तो इसे अनुमान लगाया गया कि इस नगर को 7 बार उजाड़ा गया और 7 बार ये नगर बसा। तो ऐसा लगता है कि लोग वहाँ लंबे समय तक रहें और एक ही जगह पर मकानों का निर्माण और पुनर्निर्माण करते रहें। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, गृह निर्माण, मुद्रा मुहरों और ये सब के विषय में अधिकांश जानकारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों से ही होती है। और इतिहासकारों के मतानुसार यह एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। मोहनजोदड़ो जो था ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था मोहनजोदड़ो। ये हड़प्पा सभ्यता में जो बस्तियां मिली है, जो ये मोहनजोदड़ो मिला, ये बहुत बड़ा सभ्यता था। उस समय की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को। इसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। और ये व्यापारिक केंद्र रहा, ये मोहनजोदड़ो व्यापारिक केंद्र था, अंतर्राष्ट्रीय नगर और हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी प्रदेश को की राजधानी था। चान्होदड़ो की अगर हम बात करें तो सिंध में मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर चान्होदड़ो, आप यहाँ देख सकते हैं चान्होदड़ो को इस इमेज में। और इसमें ये चान्होदड़ो जो था 130 किलोमीटर दक्षिण में था सिंध के। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर, ये मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में चान्होदड़ो था। और ये दक्षिण में था, मोहनजोदड़ो से दक्षिण में 130 किलोमीटर दक्षिण में। और गनवारी वाला लोथल जो गुजरात में है अभी, और धौलावीरा गुजरात कच्छ के में स्थित है। धौलावीरा, गवेरी वाला ये गुजरात में अभी है, और धौलावीरा यहाँ देखिए आप इसमें, तो ये धौलावीरा गुजरात कच्छ में स्थित है। कालीबंगन उत्तरी राजस्थान में, कालीबंगन उत्तरी राजस्थान में, कालीबंगन यहाँ आप देखिए उत्तरी राजस्थान में है। और उत्तरी राजस्थान में कालीबंगन है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में, इसके ऊपर ठीक उत्तर में बनावली है जो हरियाणा में है। और राखीगढ़ी, सूदकांगडोर, सुरकोतडा और रंगपुर और रोजदी इस सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण नगर थे। सूदकांगडोर देखिए यहाँ पर है। और राखीगढ़ी को भी आप देख लीजिए, यहाँ बनावली से ठीक ऊपर में उत्तर में। तो इसको आप, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चैप्टर को हमें अच्छे से समझना होगा। राखीगढ़ी, सूदकांगडोर, सूदकोडरा और रंगपुर और रोजदी आदि इस सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण नगर थे। और इसमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल, कालीबंगन और बनावली में परिपक्व और उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। तो कालीबंगन और बनावली में ने हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृति अवस्थाओं को
देखा और इन दोनों स्थलों में उपलब्ध कच्ची ईंटों के चबूतरे और सड़कों और मोरियों के अवशेष हड़प्पा कालीन है और सूतकांगडोर तथा सूतकोडरा के समुद्र तटीय नगरों में हड़प्पा संस्कृति के परिपक्व अवस्था में दर्शन होते हैं। तो मनके ईंट और अस्थियां, तो मनके बनाना सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। यहाँ व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण था मनके बनाने का। और मनके अकीक, नीलम, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेल खड़ी जैसे पत्थरों, तांबा और कांसा और सोने जैसी धातुओं और शंख, फयांस और पक्की मिट्टी आदि से बनाए जाते थे। जो मनके बनाए जाते थे और वो बहुत सारे चीज में अकीक हो गया, नीलम, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेल खड़ी, ये जैसे ये सब पत्थर थे, इनसे बनाए जाते थे। इसके अलावा तांबा, कांसा, सोना, ये जो धातु होती थी उससे, और शंख, फ्यांस और पक्की ईंट आदि से बनाए जाते थे। और इन्हें चक्राकार, गोलाकार, बेलनाकार, ढोलाकार और खंडित जैसे अनेक आकारों में बनाया जाता था। मनके को गोलाकार भी बनाया जाता था, ढोलाकार भी बनाया जाता था, बेलनाकार भी बनाया जाता था और खंडित रूप में भी इसको बनाया जाता था। तो मनकों को उत्कीर्ण अथवा चित्रकारी के माध्यम से सुसज्जित किया जाता था। मनके को उत्कीर्ण किया जाता था या फिर चित्रकारी के माध्यम से इसको सुंदर बनाया जाता था, सुसज्जित किया जाता था। और कुछ मनकों पर रेखा चित्र भी उखेरे जाते थे। कुछ मनके होते थे उस पे रेखा चित्र भी उखेरे जाते थे कुछ मनके पर, और इस प्रकार से इसको सुसज्जित किया जाता था। और कुछ मनके अनेक पत्थरों को परस्पर जोड़कर बनाए जाते थे, एक दूसरे से जोड़कर बनाए जाते थे। और पत्थर के सोने के टोप वाले सुंदर मनकों को निर्माण भी किया जाता था। तो पदार्थों के अनुसार मन के भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से बनाए जाते थे, अलग अलग क्रियाओं से बनाए जाते थे और अलग अलग तरीके से बनाए जाते थे। सेल खड़ी जैसे अत्यधिक मुलायम पत्थर से मनके बनाने का काम सरलता पूर्वक किया जाता था। सेल कड़ी एक बहुत मुलायम पत्थर हुआ करता था जिससे मनके बनाया जाता था और इससे सरलता से बन जाता था। सेल खड़ी के चूर्ण यानी जो पाउडर होता था उससे लेप तैयार किया जाता था और उसे सांचे में डाल करके सांचे में उसको डाला जाता था और जैसे जैसा जिस आकार में चाहते थे उस आकार के सांचे में उसको डाल करके तैयार किया जाता था मनके को। और विभिन्न पुरा स्थलों से सेल खड़ी के सूक्ष्म मनके उपलब्ध हुए हैं और इन सूक्ष्म मनकों के निर्माण में प्रयुक्त तकनीक अभी भी पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बनी हुई है, अभी भी पहेली के रूप में बना हुआ है। तो कठोर अथवा ठोस पत्थर से मनके बनाने की प्रक्रिया सरल नहीं थी, इतना आसान नहीं था इतना कठोर पत्थर से बनाना। और ऐसे पत्थरों से केवल ज्यामितीय आकारों के मनके ही बनाए जाते थे। पुरातत्वविदों का विचार है कि अकीक का लाल रंग एक जटिल प्रक्रिया द्वारा अर्थात पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर उसको प्राप्त किया जाता था। आग में उसको पकाया जाता था और उसे बनाया जाता था। तो पत्थर के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था और उसमें भी बारीकी से सल निकाले जाते थे और उसके पश्चात उनसे मनके बनाए जाते थे। तो मनके एक व्यापार के रूप में, यहाँ पर व्यवसाय के रूप में उस समय महत्वपूर्ण था, एक बहुत बड़ा व्यवसाय था मनके का। और उसमें उसको बहुत तरीके से बनाए जाते थे और उसको सुसज्जित किए जाते थे। मनकों को अंतिम रूप देने के बाद उसकी घिसाई की जाती थी और उस पर पॉलिश भी की जाती थी घिसाई करने के बाद, और फिर उसमें छेद किए जाते थे। इस प्रकार मनके बनाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी और मनकों में छेद विशेष उपकरणों से किए जाते थे। और ये उपकरण चनहुदड़ों, जो मनकों में छेद के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता था, वो उपकरण कहाँ से उपलब्ध हुए हैं? चनहुदड़ों से उपलब्ध हुए हैं, लोथर से और धौराबिरा ये जगह से। चनहुदड़ों, लोथर और धौराबिरा से छेद करने वाले उपकरण जिससे मनकों में छेद किया जाता था, वो उपकरण मिले हैं चनहुदड़ों से, लोथर से और धौराबिरा से। तो जैसा कि पहले हमने बताया कि समुद्र के समीप स्थित नागेश्वर और बालाकोट जैसी बस्तियां में सुंदर मनके और सुक्तियों, सीपियों, कौड़ियों ऐसे सुंदर आभूषण का निर्माण भी किया जाता था और यहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक पहुँचाया जाता था। तो जैसा कि मनको यहाँ पर का व्यवसाय था उस समय का। और इसी प्रकार चनहुदड़ों और लोथा से तैयार माल जैसे मनके आदि
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे विशाल शहरी केंद्रों में पहुंचाए जाते थे। तो ये